हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। मतलब ग्रुप 16 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन फैमिली, तो जिसमें मैंने यहाँ पे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं मैंने वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। राइट, तो ये हमारे मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, जिनके बारे में आज हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इनकी थोड़ी बेसिक आपको इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे दूं, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो फैमिली है इनको अगर कलेक्टिवली एक और नेम देना हो तो हम लोग इस पूरे के पूरे ग्रुप को एक और नेम दे सकते हैं, जिनमें हम लोग उनको बोलते हैं चैक्लोजेंस। चैक्लोजेंस एक और नेम है जिनको हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम के लिए यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो इस केस में हम लोगों ने पढ़नी है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी, हम लोग अगर देखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इनकी जाती है NS2Np6। मतलब कि हमारे पास लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो p शेल में रहता है, p सब शेल में, नंबर 1। नंबर 2 कि p में हमें पता है कि एज p सब शेल में हमारे पास कितने ब्लॉक्स रहते हैं, 3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1 2 3 और ये हमारा, सॉरी यहाँ मैंने 6 लिख दिया, 4 होता है बेटा, आई एम सॉरी, NS2 एंड Np4। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री में रहेंगे, जिसकी वजह से 2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं और ये स्टेबिलिटी के केस में थोड़ा कम स्टेबल होता नजर आता है। राइट, तो यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो देखिए NS2Np4 जो इनकी है ऑक्सीजन से स्टार्ट होकर पोलोनियम तक जाती है। नो डाउट कि इनके केसेस में पेनल्टीमेट शेल्स, पेनल्टीमेट शेल कौन से होते हैं बेटा? पेनल्टीमेट मतलब कि हमारा जो लास्ट शेल है उसके पीछे वाला जो शेल है वो, ठीक है, कि लाइक हमारे पास अगर 3 शेल्स की बात कर रहे हो, लाइक KLM, तो M हमारा लास्ट हो गया शेल, तो उससे पहले वाला जो था L उसको हम पेनल्टीमेट बोल सकते हैं। राइट, और उसके भी पिछले वाले को एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। तो पेनल्टीमेट शेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास पेनल्टीमेट शेल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन जाती है ऑक्सीजन के केस में वो जाती है NS2। राइट, सल्फर के केस की अगर बात करें तो इसके केस में पेनल्टीमेट शेल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है S2, यहाँ पे लिख देते हैं P6। राइट, तो अगर ये इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के केसेस में S2 P6 D10। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मैंने। सबसे पहले ऑक्सीजन, जिसमें लास्ट पेनल्टीमेट शेल जो रहेगा वो सिर्फ S2 रहेगा। वो कैसे? वैसे जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितनी आएगी, 1s2 2s2 2p4। तो ये हमारा हो गया लास्ट, और इसके पिछले वाला सेकंड जो था 2s अगर बात करें तो यहाँ पे 2 पूरे का पूरा कंप्लीट भी बात करें तो 1s की जो बात करें पिछले वाले शेल की, तो वहां पे सिर्फ क्या है कॉन्फ़िगरेशन S2। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास सल्फर का केस आ सकता है कि अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें और कितने चाहिए? अब 12 हो गए हैं, 16 है, 13 14 15 16, मतलब 4। तो ये शेल के पिछले वाला शेल जो है, मतलब कि जो पेनल्टीमेट शेल है, तो उसके पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है S2P6। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है S2P6।
सिमिलरली बाकी के जो एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पेनल्टीमेट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितने मिलेगी, S2P6D10। ठीक है, अब हमें की पता है जैसे कि इसके बाद अगर 3 के बाद अगर हम लोग शेल्स की बात करें तो 3p6 के बाद आता है 4s2 और फिर आता है 3d10। मतलब कि सल्फर के केस से d वेकेंट ऑर्बिटल हमें मिलने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यहीं में खत्म हो जाती है, मतलब 2 से आगे थर्ड शेल में नहीं पहुंचती। इसका मतलब ऑक्सीजन में हमेशा d ऑर्बिटल, जो वेकेंट d ऑर्बिटल है वो उसकी कमी रहेगी, मतलब वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने बाकी के फैमिली मेंबर से बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ बाकी 4 एलिमेंट्स के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी चेंज नजर आएगी एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, ये हो गया पेनल्टीमेट शेल की और सिंपल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 16 ग्रुप एलिमेंट की, इनके बारे में बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं 16 ग्रुप के, दैट मींस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये हमारे एक्ट करते हैं एज अ नॉन मेटल, जबकि जो पोलोनियम है ना, पोलोनियम एक्ट करता है एज अ मेटल, राइट। और सबसे जरूरी बात, इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये रेडिएशन जो इनमें से एमिट होती हैं बहुत हार्मफुल होती है भाई। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मेटल की तरह बिहेव करेगा, जबकि बाकी के जो ऊपर वाले 4 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो एक्ट करते हैं एज ए नॉन मेटल। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जो बढ़ेगा वो डिक्रीज होगा, मतलब कि अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग वहां पे क्या एज्यूम करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे दस्तक दे रहा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और पोलोनियम तक आके वो क्या बिल्कुल एज अ मेटल शो कर देता है अपना बिहेवियर, राइट। तो ये थी जनरल बात हमारी ग्रुप 16 के बारे में, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, सब कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं सो दैट अच्छे से सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जो कि है एटॉमिक रेडियस। ऐसा है कि जब एटॉमिक रेडियस के बारे में बात आती है तो सिंपल सी बात है, रेडियस मींस रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम की बात अगर करेंगे हम लोग तो इसमें 2 केसेस है कि 2 केसेस में हम लोग बात करेंगे। एक तो करेंगे टॉप टू बॉटम के केस में। अब जैसे कि सबको पता है कि टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप्स में जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या आते हैं, बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स एटम का जो रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। तो पहले केस में हम लोग बात करेंगे टॉप टू बॉटम की, जिसमें एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, यस, increases down the group due to the increase in the number of shells। दूसरे केस में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे इसका विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से वहां पे जो न्यूक्लियर पुल है वो ज्यादा हो जाती है बेटा ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा लग रही है, मतलब उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन होगी और साइज जो है वो छोटा आ जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग कंपेयर करें एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 तो हमारे पास ग्रुप 16 का एटॉमिक रेडियाई जो है वो स्मॉल होता है देन ग्रुप 15
के एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस के कंपैरेटिव। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस की बात। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में भी हम लोग दो केसेस की बात कर लेंगे। अब दो केसेस में फिर से फर्स्ट केस जो है टॉप टू बॉटम जाएगा। अब हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाते अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो बच जाएंगे न्यूक्लियर पुल से और इजी हो जाएगा हमारे लिए उनको निकालना। मतलब कि टॉप टू बॉटम एक तो ये हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। दूसरी जो बात है, दूसरी बात में हमारे पास हम लोग डिस्कस करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि इसमें फिर से दो पार्ट्स आएंगे। एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि IE1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और सेकेंड IE2 लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np4। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर P में या तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कंप्लीटली फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो दोनों के दोनों केस जो है बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे, अदरवाइज वहां पे अनस्टेबिलिटी शो होगी। तो यहाँ पे P4 है, P4 का मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ तो ये केस बन रहा है ना ही ये केस बन रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फोर्थ वन, इसको ये ग्रुप के एलिमेंट्स जल्दी से रिलीज कर देंगे, मतलब इसको आउट कर देंगे, सो दैट ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए खुद को स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज, मतलब कम होती है, या कह लो कि स्मॉलर होती है। बट अगर बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तो वो हमारे पास क्या आती है, ग्रेटर। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अब वो क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया, और अब स्टेबल फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है। प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका साइज और भी छोटा हो गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल और बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस शेल में से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी के केस में कि यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप के फैमिली मेंबर्स की हमेशा कम होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो इसको भी अगर तुम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो वहां पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो आपको क्या मिलेगी, कम ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, ओके मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप लोग ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के केस में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो ग्रुप 15 के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर मिलेगी आपको, बट ग्रुप 16 के केस में स्मॉलर मिलेगी। और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात चलो मान लो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनस्टेबिलिटी ड्यू टू वन मोर इलेक्ट्रॉन इन द कंप्लीटली हाफ फिल्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये एक लूज जल्दी से कर देगा खुद को स्टेबल करने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, ठीक है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी की। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास
ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से जैसे जैसे हम लोग पोलोनियम की तरफ जाएंगे, पोलोनियम को तो चलो छोड़ दो क्योंकि वो है ही मेटल, तो मतलब पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ही शो करेगा। अब ऑक्सीजन से हम लोग अगर जाते हैं टेलुरियम की तक, तो वहां पे क्या होगा, आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे कम होने से शुरू हो जाएगी, मतलब वहां पे पॉजिटिव स्टेट आनी शुरू हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज जो है डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो गेन करने के बजाय लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे पास छोटा साइज है इस फैमिली में पूरा, वो किसका आता है, ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि यहाँ होती है -2। क्यों हमारे पास -2 आती है, क्योंकि हमारे पास पता है NH2NP4 है और उसको अपना ये P सब शेल क्या करना है, स्टेबल करना है। अब यहाँ तो स्टेबल करने के चक्कर में वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या दो गेन कर ले। अब जैसे कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके खुद को स्टेबल कर लेता है, और इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्योंकि गेन करता है तो -2 ऑक्सीजन स्टेट जो है ये शो करता है। इसमें जो एक हमारे पास इसका एक्सेप्शनल केस रहेगा वो है H2O2 का, ये इसकी एक्सेप्शन जाती है जिसमें ये -2 के बदले -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास 3 केस जाते हैं, या +2 या +4 या फिर +6। अब यहाँ पे सल्फर से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब +2 +4 +6 मतलब कि यहाँ पे बॉन्डिंग कितने बंदों की हो सकती है और कैसे हो सकती है। अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो थी हमारी ये NH2 और NP4, तो यहाँ पे NH2 NP4 के केस में हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये जो दो, मैं डिफरेंट मार्कर यहाँ पे यूज करती हूँ, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये खुद को स्टेबल यहाँ पे करने के लिए, पेयर करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, वो किसकी वजह से, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो +2 मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी P4 की 1 2 3 और 4, हमें पता है सल्फर के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे वेकेंट डी रहता है, ठीक है, ऑर्बिटल। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने मार्क किया ये आगे भेज देते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गई इलेक्ट्रॉन की वेकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसके कारण इधर क्या होता है, हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो यहाँ पे ये कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर देते हैं, स्टेट +4, क्योंकि एक उधर चला गया, ठीक है, +4 क्योंकि हमारे पास 3 यहाँ पे रह गए, और जो एक डी में गया हमारा यहाँ पे
1 2 3 4 और 5, ये जो क्या 1 2 3 और ये हमारे पास 4। तो 4 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या कर देते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर से NH2MP4 के केस में। अब अगर P में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो खुद को ऐसे ही कर ले और साथ में जो S इलेक्ट्रॉन है, S इलेक्ट्रॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन हम लोग शिफ्ट करवा दे, मतलब एक्साइट करवा दे, तो क्या होता है हमारे पास S से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करवाते हो तो यहाँ पे S में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। P में तो हमें पता ही है 1 2 और 3, मतलब टोटल 4 अनपेयर्ड, और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल था 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है आगे। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड यहाँ पे चले गए। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग जब होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो शो होती है वो कौन सी रहेगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे करके हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी शो होती है, जिसमें नेगेटिव में सिर्फ ऑक्सीजन की जाती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें एक्सेप्शंस कौन सी हैं, H2O2 की, जिसमें सिर्फ -1 रहेगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि पॉजिटिव में हमारे पास 3 केस आते हैं, +2 +4 एंड +6। +2 जब हमारे पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, +4 जब p ऑर्बिटल में से जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो वेकेंट d ऑर्बिटल में हम लोग एक्साइट करवा देते हैं, तब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। और P6 कब होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 कब होती है शो, जब हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसमें से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं वेकेंट d ऑर्बिटल में। अब ये केस ऑक्सीजन के केस में नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्साइटेशन करवाने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या है वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अब दूसरा, जैसे कि ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन 8 मतलब 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे अगर एक्साइट करवाना भी हो P में से 4th इलेक्ट्रॉन तो वो किधर जाएगा, 3rd शेल में। अब 3rd सब शेल मतलब कि हायर लेवल, 2nd शेल से अपर मोस्ट शेल जो है लेवल जो है 3rd वाला, अब लोअर लेवल से हायर, यहाँ पे तो सेम लेवल था, मतलब अगर 3rd P का है तो 3rd ही D का है, लेकिन यहाँ पे 2nd सब शेल से 2nd शेल से 3rd शेल में जाना है, मतलब लोअर से हायर लेवल में जाना है, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक्साइटेशन जो है करवानी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है रादर देन पॉजिटिव, राइट। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि आपकी है मेटालिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इजी होने वाली हैं आपके लिए। मेटालिक कैरेक्टर में हम लोग सबसे पहले बात किसकी करते हैं, ऑफ कोर्स मेटल की। तो मेटल्स कौन होते हैं जो हमारे पास लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाओगे तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है, और लास्ट जो पोलोनियम है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब कि हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है सल्फर से पोलोनियम की तरफ, जिसमें पोलोनियम कंप्लीट मेटालिक बिहेवियर शो कर देता है। तो यही था अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर, जिसमें आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शो करता है, बट ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाते हैं जब, तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और यहाँ पे आके ये कंप्लीटली मेटालिक कैरेक्टर शो कर देता है, राइट। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी से, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है क्या होता है, फिनोमेना टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम का
जो टेंडेंसी है एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके पास रहती है? ऑफ कोर्स जिसमें डिस्टेंस जो है कम हो न्यूक्लियस से, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल अगर ज्यादा लगे तभी तो हमारे पास एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कौन शो करता है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया था हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ बढ़ते हैं। राइट। नेक्स्ट अगर बात कर लें प्रॉपर्टी की तो वो हमारी कौन सी है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। अब यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। राइट। अब आप पूछोगे क्यों? अब इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है जैसे जैसे ऑक्सीजन से हम लोग टेल्लुरियम की तरफ बढ़ते हैं। बट पोलोनियम के केस में ये उल्टा चले जाता है जिसकी वजह से वहां पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। राइट। तो एक्सेप्शन में है वो केस। तो यहाँ पे सिंपल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डेंसिटी के बारे में सिर्फ इतना ही बताना है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जिसमें एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है। अब कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट तो क्या होगा? एक मिनट बेटा होल्ड करो, मैं जरा फोन बंद कर दूं। ओके। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं बाय द एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा, तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। जी नहीं, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है सबसे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या बताया था मैंने? सबसे छोटा। सबसे छोटा साइज मतलब कि वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो नेगेटिव चार्ज अगर इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे कितना, तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होगी तो अनस्टेबिलिटी, जबकि अनस्टेबिलिटी हम शो कर नहीं सकते, यहाँ पे ऑक्सीजन शो करता नहीं अनस्टेबिलिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मतलब ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। राइट। नेक्स्ट है हमारी एलिमेंटल स्टेट। अब एलिमेंटल स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंटल स्टेट में जो ऑक्सीजन है वो स्मॉल साइज होने के कारण पी पाई बॉन्ड बनाता है। मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बट बाकी सल्फर से लेके पोलोनियम तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड जाता है। अब सिंगल बॉन्ड जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इनकी बनती हैं। ठीक है। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड आता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आता है। बट बाकी अगर देखें बाकी के केस में यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसी की वजह से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट बाकी जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट इजीली नहीं कर पाते। राइट। तो ये था हमारा अबाउट द एलिमेंटल स्टेट। तो अभी हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं अपनी लास्ट जो दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं। ओके। तो इसमें हमारी अब जो प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, सल्फर से स्टार्ट हो जाओ,
मल्टीपल बॉन्ड्स जब वो बनाते हैं किसके साथ, कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर का अगर बॉन्ड हम लोग कार्बन के साथ ले लेते हैं तो ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सल्फर के बाद सेलेनियम की अगर बात कर ले तो सेलेनियम में क्या है, हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कम मिलेगी। वही अगर हम लोग टेलुरियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल हमारे पास अनस्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप जाते जाओगे मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में एलिमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे अबाउट एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलोट्रॉप्स मतलब एक एलिमेंट और कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं सबसे ज्यादा एलोट्रॉप सल्फर शो करता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की ही बात करें तो ऑक्सीजन के केस में भी आप सबने पढ़ा है कि ऑक्सीजन भी एलोट्रॉप की फॉर्म में, जैसे O2 और O3, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, ये डाई ऑक्सीजन है और ये ट्राई ऑक्सीजन है, राइट, जिसमें हम लोग ओजोन बोल देते हैं इसको, कि ओजोन की बात करते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने बताया सल्फर के एलोट्रॉप्स मिलते हैं इस फैमिली में, और ऐसे करके हमारी जो ये आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ऑफ ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली, जिनको चैक्लोजन भी बोलते हैं, वो हमारी खत्म हो चुकी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you can call me at this number 90232411 और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।